हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड है और उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या हम कहें कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ई जी, यानी कि ई जी से लिख दें या ई से हम इसको डिनोट कर दें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये वैल्यू थी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैल्यू थी किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। अब इसी का हम यूज करेंगे और यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला ये है कि मान लो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास है मान लो m1 और एक ऑब्जेक्ट और है, ये हमने लिया एक दूसरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है वो है d। कितनी है? d हमने मान ली, ठीक है। ये m1, ये m2, दो ऑब्जेक्ट हो गए, मास हो गया m1 m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन हमें? d गिवन। हमसे ये पूछा गया कि बच्चों बताओ कि इन दोनों के बीच में वो पॉइंट कहाँ है जहां पर इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों जीरो हो जाए उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उन दोनों का रिजल्टेंट उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। और वो यहां से इस मास से कितनी डिस्टेंस पे है, यानी कि नल पॉइंट हमें बताना है। क्या बताना है? नल पॉइंट, जहां पर इसकी और इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उन दोनों का सम जीरो के इक्वल हो जाएगा। वो हमसे पूछा गया है, और पूछा गया कि इस मास से कितनी डिस्टेंस पे है, या कहें कि इस मास से कितनी डिस्टेंस पे है, वो हमें बताना है। तो हम क्या करें, देखिए हमें पता है कि किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। हमें इसी का यहाँ पर यूज करना है और यूज करते हुए सॉल्यूशन करना है। तो मान लो कि वो पॉइंट इस मास से यहां पर है। ये पॉइंट हमने मान लिया P, कि P पॉइंट के ऊपर इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का वेक्टर सम जीरो है, यानी कि इसके कारण जो फील्ड आएगी और इसके कारण जो फील्ड आएगी उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल। जितना ये लगाएगी उतना ये लगाएं और दोनों इक्वल हो जाएं तो यहां पर नेट का मिलेगा? जीरो हमें मिलेगा। यानी कि हमें पूछा गया कि बताइए EP इक्वल टू जीरो, ये हो जाए इस पॉइंट पर। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है? तो मान लो कि यहां से डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? x। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से बच्चों? यहां से यहां दी हम बात करें तो ये हो गई d माइनस एक्स। टोटल कितनी है? d। तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स और ये हमने मान ली x। तो ये हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम निकालेंगे, पॉइंट P जो हमें दिया हुआ है वो हमसे यहां से डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कैसे सोल्व करें? तो इसके कारण देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, मान लो E1 है। क्या है? E1। तो इसकी जो E1 होगी इसके कारण उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी, क्योंकि ये यहां पर ऐसा समझ लो कि कोई मास रख दें, हम छोटा सा मास रख दें तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। इसके कारण हमने मान ली E2 है। कितनी है? E2। तो E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये E1 की डायरेक्शन और इधर E2 की डायरेक्शन। अब यदि ये दोनों इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो यहां पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। किसकी? x की वैल्यू, कि यहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे इस पॉइंट पे, ये इधर और ये इधर। तो यहां पर नेट कितना हो जाएगा? जीरो। यदि वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा है तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे EP नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। ये कितना हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि यहां से क्या आएगा हमारे पास? E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2। तो देखो यहां पर डायरेक्शन में क्या है? ऑपोजिट। अब हम इनका ऐड कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया।
और मैग्नीट्यूड में निकालें तो मैग्नीट्यूड में क्या है, देखो यहाँ से E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हो जाए, बराबर इक्वल हो जाए और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। यदि वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ फॉर्मूले का पता है कि Eg या E इक्वल टू ये होता है किसी पॉइंट मास के कारण, तो ये हमने पॉइंट मास माना है, इसके कारण यहाँ पर हम निकाल लें E1 हमने माना, तो E1 कितना आएगा, E1 आएगा Gm की जगह क्या M1, और डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक x है तो x का स्क्वायर, ये आ गया, ये E1 की वैल्यू आ गई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट मास के कारण यहाँ पर ये फिल्ड होगा। ऐसे इसके कारण निकालें तो कितना आएगा, देखिए E2, तो E2 इक्वल टू आ जाएगा Gm2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें नेट जीरो करना है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल कर दें, क्या कर दें, इक्वल, तो यहां से आएगा E1 इक्वल टू E2, ये आ जाएगा, ठीक है। E1 की वैल्यू यहां से रखे क्या आएगा, Gm1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, Gm2 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x की, किसकी मिल जाएगी, x की। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर दें और आगे देखें क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए g ने g को मार दिया, तो यहाँ बचा m1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। यदि इनका स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर दोनों पे अंडर रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटा दें इधर हटा दें तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट m1 अपॉन में x इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन में d माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीपल कर ले, क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट m1 d माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट m2 इंटू में x, ये इससे मल्टीपल और ये इससे मल्टीपल। अब इसको यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आएगा अंडर रूट m1 d माइनस अंडर रूट m1 x इक्वल टू अंडर रूट m2 x, ये आ गया। इस x वाली टर्म को इधर ले जाएं क्योंकि x हमें पूछा गया है और x निकालना है, तो ये आएगा अंडर रूट m1 d इक्वल टू अंडर रूट m2 x प्लस अंडर रूट m1 x, यानी कि ये इधर ले गए तो माइनस का प्लस हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो अब यहाँ पर x और x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट m1 d इक्वल टू, उधर मैंने कॉमन ले लिया x, क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में x, तो यहाँ से बचा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, यानी कि अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट में m2। x निकालना है तो ये इसके अंदर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा अंडर रूट m1 अपॉन में अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 और d, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट मास से जिसका m1 वैल्यू है, तो यहाँ से x डिस्टेंस और उस x की वैल्यू क्या है, ये इतनी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर जो इसके और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका नेट वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 0 के इक्वल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमसे पूछा जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू लेंगे और वो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये तो फॉर्मूला आ गया। अब ऐसे ही हमें एक प्रॉब्लम दी जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहले बच्चों कि ऐसी ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करें जिससे हमें और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यू दे दी जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको सॉल्व हम करते हैं, देखिए। तो मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4m है, कितना है 4m, और इनके बीच डिस्टेंस हमें दे रखी है 9 मीटर, कितने मीटर है 9 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 4m है और इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी गिवन है 9 मीटर, 9 मीटर के इक्वल हमें गिवन है। हमसे पूछा गया कि वो पॉइंट बताओ, यानी कि यहाँ पर वो पॉइंट हमें बताना है, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 4m,
ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में वो एक पॉइंट बताना है और यहां से बताना है। यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से हम निकाल लेंगे। यहां से वो पॉइंट बताना है, मान लो जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P, उस पॉइंट P की डिस्टेंस यहां से हमें बतानी है जहां पर इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएं, जैसे अभी बताया था। यानी कि इसके कारण फील्ड होगा और इसके कारण फील्ड होगा, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएं, या यहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, जीरो। यानी कि इसमें भी हमसे पूछा गया EP इक्वल टू क्या हो, जीरो। यहां से डिस्टेंस बतानी है, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर के इक्वल है। तो कैसे सोल्व करें बच्चों इसको, सोचो थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करें और आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन आप मैच भी कर सकते हैं। तो देखो यहां से मान लो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। मान लो यहां से डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, x, कितनी मान ली, x। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, क्योंकि टोटल 9 थी यहां से यहां तक की, ये हमने मान ली x, तो ये कितनी बच गई, 9 माइनस x। कितनी बच गई, 9 माइनस x। तो अब मान लो कि इसके कारण यहां पर फील्ड है वो है E1, कितनी है, E1, और इसके कारण फील्ड है वो इधर हो जाएगी E2, हमने मान ली, क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मास रख दे तो छोटा सा मास रख दें, ठीक है, जिसका खुद का कोई फील्ड ना हो, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके कारण तो फील्ड इधर होगी और इसके कारण फील्ड इधर होगी, ठीक है, पॉइंट मास के कारण। ये फॉर्मूला है। तो जो फील्ड है वो टूवर्ड्स दी मास, यानी कि इसकी ओर, ऐसे ही इसकी ओर हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि E1 इक्वल टू E2 दिया हुआ है, यानी कि नेट जीरो हो, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, अभी लिखा था EP इक्वल टू E1 प्लस E2, वेक्टर सम कितना हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, और हमें इक्वल ही करना है, क्यों, क्योंकि नेट तो जीरो बता रहा है, वो कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर नेट तो जीरो बता रहा है। तो देखो कितना आएगा, इसके कारण E1 मानी तो E1 कितना है हमारे पास, E1 आ जाएगा GM अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर, तो E1 तो ये आ गया। अब E2 निकालें तो E2 कितना आएगा, G इंटू में मास, मास कितना है 4m, तो 4m लिख देंगे, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 9 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है, E1 इक्वल टू E2 यूज करना है, तो यहां पर E1 की वैल्यू है GM अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा G इंटू 4m अपॉन में 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए G से G मर गया, M से M मर गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वही दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, क्या ले लें, अंडर रूट, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 4 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से तो बच गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स बच्चों, और यहां से बच गया 4 का कितना हो गया, 2 अपॉन में 9 माइनस एक्स, ये आ गया। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 9 माइनस एक्स इंटू 2x। इस x को उधर ले जाओ तो 9 इक्वल टू आ गया 2x प्लस x, कितना हो गया 3x, तो 9 इक्वल टू हो गया 3x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। यानी कि जो छोटे वाला मास था ये, इससे कितनी डिस्टेंस, 3 मीटर की डिस्टेंस पर, तो इससे कितनी डिस्टेंस, ये 3 है तो कितनी बच गई 6 मीटर, यानी कि इससे तो 6 मीटर दूरी डिस्टेंस पे और इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसी को हम देखें, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, जब इसको इधर लेके आए, यहाँ से देखें हम दोबारा, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन जब आएगा तो उसमें हम कैसे करें, ठीक है, कैसे हम नेगेटिव साइन उसको छोड़ रहे हैं, उसका रीजन देख लो कि इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आ गया। जब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 9 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2, स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इधर हमने प्लस 2 के लिए तो ये आंसर ले लिया,
और यही आएगा। अब यदि मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, -2 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि सर ने प्लस ही यूज कर रखा है, सीधा यहाँ पर माइनस साइन को यूज नहीं किया। तो देखो यदि सॉरी ये x आएगा यहाँ पे, है ना, x², कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया, तो +-2। अब प्लस के लिए तो ये आंसर आ गया और सही भी है। अब माइनस यूज करें तो ये आएगा हमारे पास 9 - x = x = -2। इसको इधर गुणा करें तो 9 - x आ जाएगा -2x। इसको इधर लेके जाएं तो 9 = -2x + x। तो -2x + x कितना बच गया, -x, यानी कि 9 = -x। तो x कितना आया हमारा, x आया -9 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम x ले रहे हैं वो इधर ना होकर के यहां से इधर कहीं 9 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां से ये पॉइंट जैसे हम मान लें 9 मीटर, क्योंकि नेगेटिव तो इधर जाएगा, इसको ओरिजिन लिया था हमने, इसके इधर हम जा रहे थे, तो इससे यहां पर 9 मीटर पर यहां पर जो फील्ड है वो 0 होगा इन दोनों का नेट, ठीक है, यदि इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसे, मान लो कि ये पॉइंट हमने लिया यहां पर, देखो यहां पर हमने लिया जो यहां से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो इसके कारण जो फील्ड होगा क्या उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इधर ये E1, और इसके कारण होगा वो भी इधर ही होगा E2। तो दोनों की डायरेक्शन देखो इधर है, तो यहां पर इधर कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि यहां पर नेट 0 नहीं हो सकती। इधर दोनों जुड़ रही हैं बच्चों, क्या हो रही है यहाँ पर, इधर दोनों जुड़ रही हैं, इसलिए इधर नहीं होगा। तो नेगेटिव साइन हमें यूज नहीं करना, तो इसलिए साइन कैसा यूज करना है, प्लस, और प्लस साइन यूज करेंगे तो x कितना आएगा हमारा 3 मीटर, जो यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, और यहां से कितनी डिस्टेंस, ये 3 है तो ये बच गई 6 मीटर, तो यहां से 6 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, मैं आपको देता हूं, उसको आप सॉल्व करें, और बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, बाकी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास 4m है, और एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास 16m है। इसका 4m है और इसका 16m है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस बताओ, इससे चलो इससे पूछ लेते हैं, इससे वो डिस्टेंस बताओ कि इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस हमें गिवन है, जैसे 9 मीटर, कितने मीटर है, 9 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट मास से कितनी डिस्टेंस पर इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड है, उन दोनों का नेट 0 होगा, यानी कि इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड इक्वल हो जाए, यानी कि E1 = E2 हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि यहां पर हम मान लें P पॉइंट, ठीक है। तो हमें बताना है EP = 0 हो, क्या हो, EP = 0 हो, और ये डिस्टेंस x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसा अभी किया था, यहाँ m था, यहाँ 4m, तो ऐसे ही इसके लिए भी हमें सॉल्व करना है। आप खुद प्रैक्टिस करें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए आगे क्या है, आगे और हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू किसके कारण, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी वो हम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो देख लो, मानो ऐसा मानो कि ये हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर का मास है M, ठीक है, और इसकी रेडियस है R, और ये इसका सेंटर हमने मान लिया। ये स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, होलो नहीं है, कैसा है, सॉलिड, और इसके कारण हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है 3 कंडीशन में। कितनी कंडीशन में, 3 कंडीशन में। एक तो इसके बाहर आउटसाइड में, एक इसके सरफेस पे, और एक इसके इनसाइड में, और चौथी हम इसके सेंटर पे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करें इसको, पहला पॉइंट है आउटसाइड, यानी कि इस स्फीयर के बाहर। तो मान लो कि यहां वो पॉइंट है P, और यहां पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालें। बिल्कुल सिंपल सी है। तो यहां से हम डिस्टेंस ले लें कितनी,
आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर, और हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है gm अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दोबारा चेक कर सकते हो लेक्चर को, देख सकते हैं कि पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है। तो देखिए पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है E इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन इसकी हमेशा इनसाइड यानी कि अंदर की ओर। तो यहां से यहां पर हमें निकालना है, ठीक है, और डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आउटसाइड में तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये एक पॉइंट मास हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पॉइंट मास, और पॉइंट मास के कारण हमें पता है E इक्वल्स टू ये होता है। तो आउटसाइड यानी कि E आउटसाइड यदि हम लिखना चाहें, आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा gm अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन ये होगी अंदर की ओर, ठीक है। यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको E आउट वेक्टर इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये बिल्कुल सिंपल सा है। नेगेटिव साइन बता रखा है कैसे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? इस मास के सेंटर की ओर। किधर है? सेंटर की ओर, क्योंकि इसने एक फील्ड बना रखा है। यहां पर कोई मास रखेंगे तो ये मास उस छोटे से मास के ऊपर क्या करेगा? फोर्स, और अट्रैक्ट करेगा उसको अपनी ओर, इसलिए उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर। और अंदर की डायरेक्शन के लिए यानी कि ये अट्रैक्टिव नेचर को बताता है कि जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो नेगेटिव साइन। तो ये तो इस सॉलिड स्फीयर के कहां पर आ गई? बाहर। अब हम बात करें सरफेस की। दूसरा पॉइंट कौन सा था? सरफेस। तो सरफेस के लिए हम बात करें तो देखिए यदि इस पॉइंट के ऊपर यहां पर हम आ गए, ये पॉइंट P यहां आ गया, तो देखो ये R और ये R बराबर है, यानी कि ये छोटे वाला R और इसकी रेडियस क्या हो गई? बराबर। तो सरफेस के लिए हम स्मॉल r इक्वल टू क्या यूज कर लें? कैपिटल R। तो इसी फॉर्मूले में हम स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल R। तो E सरफेस हमारे पास आ जाएगा, E सरफेस इक्वल टू कितना आ जाएगा? gm अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ R लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, तो R कैप ही रहेगा, ठीक है, ये छोटा वाला और यहाँ पर रेडियस, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिख दूं मैं E वेक्टर सरफेस पे कितना आ जाएगा? माइनस gm अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R कैप। ये तो बिल्कुल सिंपल चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, मजेदार पॉइंट है, ठीक है, कंसेप्ट है उसमें, तो ऐसे ही इसकी तरह हम नहीं निकाल सकते उसको। तो इनसाइड की हम बात करें, आउटसाइड में और सरफेस पे निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन बात हम करते हैं कि इसके इनसाइड में क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो बच्चों, यहां पर हम मान लें कि हमें मानना है कि ये जो पॉइंट है यहां पर P पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू यहां पर निकालनी है। चलो निकालते हैं, करते हैं, कैसे करें? तो यहां पर इसकी रेडियस R है और मास m है टोटल। तो यहां पर हम एक स्फीयर बना देते हैं, ये स्फीयर बना दिया हमने, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मान लेते हैं। और इसकी रेडियस हमने कहा स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r। अब देखो बच्चों, पहले जो ले रहे थे उसमें टोटल मास हम काउंट कर रहे थे, लेकिन यहां पर जब अंदर आ गए तो ये वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हमें तो यहां पूछा गया है, तो इस इफेक्ट को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें? पहले तो टोटल m निकाल लें, क्योंकि यूनिफॉर्म मास है। तो मास क्या होगा? पूरे सॉलिड स्फीयर का क्या होगा? रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो है तो वॉल्यूम कितनी होगी इसकी? देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये पूरे सॉलिड स्फीयर का क्या आ गया? मास आ गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जेक्ट का, तो डेंसिटी क्या है? सेम रहेगी। तो यहां से हम डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी आ गई m अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गई हमारे, इसका हम यूज करेंगे। अब हम मान लें कि ये जो छोटा सा हमने स्फीयर इसमें माना, ठीक है, उसका मास कितना है? m डैश। कितना है? m डैश। तो अब जो यहां पर फील्ड क्रिएट करेगा वो ये करेगा, न कि ये बड़े वाला करेगा। इसके कारण, तो इसके कारण कितनी होगी? देखिए E इक्वल टू आ जाएगी, E इनसाइड में यहां पर करूं, E इनसाइड, तो कितनी होगी? E इनसाइड इक्वल टू gm डैश अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r, तो r स्क्वायर।
ये आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए एम डैश की, तो इस छोटे वाले के लिए ये जो है इसका एम डैश हम निकालें तो एम डैश कितना आएगा, एम डैश रो इंटू वी, फॉर्मूला तो वही है मास का, रो इंटू वी यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम डैश कितना आएगा, एम डैश हमारे पास आएगा रो इंटू में इसका, इस जो छोटा सा ये स्पेयर हमने लिया इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है देखो स्मॉल r, तो r का क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो E इनसाइड कितना आया हमारे पास, E इनसाइड आ गया हमारे पास, E इनसाइड इक्वल टू G अपॉन में R स्क्वायर इंटू में M डैश कितना हमारे पास ये रहा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो देखो बच्चों ये आर स्क्वायर इसके क्यूब से कैंसिल हो गया, तो E इनसाइड कितना आया है, E इनसाइड हमारे पास आया है E इनसाइड इक्वल टू G रो 4/3 पाई R, ये आया। अभी पूरा नहीं हुआ, अब हमें ये जो इनसाइड लेना था वो M की टर्म में लेना है, किसकी टर्म में, M की टर्म में, क्योंकि यहाँ पर रो की टर्म में लिया है। तो M की टर्म में लिखें तो देखो रो की वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो E इनसाइड कितना आया हमारे पास, E इनसाइड की वैल्यू हमारे पास आ गई G इंटू में 4/3 पाई R, यानी कि G 4/3 पाई R। अब रो की वैल्यू रखनी है तो रो की वैल्यू देखिए यहाँ ऊपर लिखी हुई है क्या है, M अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो E इनसाइड कितना आया, E इनसाइड हमारे पास आ गया G M R छोटे वाला अपॉन में कैपिटल R क्यूब। तो ये जो वैल्यू है वो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर होगी किसी पॉइंट के ऊपर। तो E इनसाइड कितना आया देखिए, E इनसाइड हमारे पास आ चुका है GM इंटू में स्मॉल r अपॉन में R क्यूब। तो ये इनसाइड में होगी, तो वैसे हम न करें, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो ये थी इसके इनसाइड में। अब हम सेंटर की बात करें कि सेंटर पर, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो बच्चों क्या आएगी, यहाँ पर चर्चा करें तो ये आएगी ई सेंटर, सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए देखिए यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 0, यानी कि सेंटर के लिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल r कितना रख दें हम 0 रख दें तो E की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ 0 रख दूंगा तो कितना हो गया टोटल 0 हो गया। तो सेंटर के ऊपर कितनी वैल्यू होगी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की और सॉलिड स्फीयर के कारण हमने क्या फाइंड आउट किया, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ, इसके आउटसाइड सॉलिड स्फीयर के बाहर, उसके सरफेस पे, ठीक है, उसके अंदर और सेंटर पे, 4 जगह हमने निकाली। इसका यूज हम आगे भी करेंगे और सीनियर क्लास में भी इसका यूज होगा। वहां पर हम मास की जगह क्या यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे और उसमें हम निकालेंगे कंडक्टर स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उन सब के कारण हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहां पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।